हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग एक नई जो सीरीज है उसे स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेट पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं जिसमें जो जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग 5 वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स पीसीएस के, उसको हम लेके इसमें चलेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं किससे? तो इससे पहले मैंने बीपीएससी जो असिस्टेंट है उसका पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ डाल दिया था। ये जो पेपर है ये बीपीएससी का है, वो जो कि 32 जुडिशरी प्री एग्ज़ाम 2023 का है, जो कि एग्ज़ाम है 4 जून 2023 को हुआ है, भाई 3 दिन पहले हुआ है। ठीक है, इसके हम आंसर को देखेंगे। हमारा जो टारगेट है वो 69 बीपीएससी प्री है, जो कि सितंबर के लास्ट वीक में या 30 या 31 तारीख को होने वाली है। ठीक है, जो टेंटेटिव डेट है वो 30 ही है, उसी को टारगेट कर हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो है वो 69 बीपीएससी वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सकें और जो हमारा रीच कंटेंट है उससे हम लाभ लेकर अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकें। ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है, आप जो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और जितने भी PDFs होते हैं, इन्फॉर्मेशन्स होती हैं, वो सारी मैं टेलीग्राम पर ही अपडेट करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो हम लोग अब जो 32 जुडिशरी का जो जीएस पेपर है उसको देखेंगे। ये बुकलेट सेट ए का जो हिंदी माध्यम है वो है, और जो इंग्लिश माध्यम इसमें आपको मिलेगा वो सेट बी का मिलेगा। ठीक है, तो आसान से प्रश्न जो है वो पूछे गए थे, मैं मानूंगा तो ये एक इजी पेपर है। ठीक है, मुझे तो बहुत ईजी लगा, मतलब बचकाना पेपर था। बीपीएससी के जो नॉर्मल एग्ज़ाम जो होते हैं, जो 69 हो गया, 68 हो गया, ये जो होते हैं ये काफ़ी टफ पूछे जाते हैं सवाल इसमें, लेकिन ये एकदम बेसिक सा सवाल था। ठीक है, आप जब देखेंगे तो आपको भी ये अनुभव होगा कि कैसे सवाल इसमें पूछे गए थे। तो पहला हमारा है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो कौन नहीं बता सकता कि राजगीर है। शिवाजी का राजस्व जो नीति था वो कैसी थी? तो वो रैयतवारी थी। ठीक है, उसके बाद आश्रम व्यवस्था पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो आश्रम व्यवस्था है वो सही है। तो ये जो आश्रम व्यवस्था होती है ये बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। ठीक है, आपको याद होगा कि बिहार दरोगा में ये पूछा गया था। तो ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है, संन्यास होता है। जो लाइफ टोटल जो लाइफ होता है उसे 100 माना जाता है, और 100 में 25 को 25 डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आश्रम होता है वो इस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो वेदा है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तो वो अथर्ववेद है, ये सभी आप जानते हैं। अथर्ववेद जो है वो गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, वही चीज़ें हैं जिनको आपको यहाँ पे जैसे देखिए भारत का नेपोलियन, ये तो अभी असिस्टेंट में भी पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रिपीटेशन प्रीवियस ईयर के होने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये कई बार हर जगह पूछा गया। तो भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त, गुजरात को जो सोमनाथ है उसे 17 बार लूटा था किसने? तो मोहम्मद गजनी ने। ये कौन नहीं जानता। ठीक है, उसके बाद जो स्मृति ग्रंथ हैं, ठीक है, उनमें विवाह की चर्चा कितने के विवाह की चर्चा है? तो ये 8 विवाह की चर्चा है। ये तो कहीं भी कोई भी बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 विवाह की चर्चा है। गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, अनुलोम जो होता है विवाह, कई सारे विवाह के टाइप्स होते हैं, वो 8 टाइप के होते हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो निम्न में से सुमेलित जो कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये जीवनी है और उनके लेखक हैं। तो बल्लाल चरित्र है वो आनंद भट्ट ने लिखा है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। हर्ष चरित्र वानभट्ट ने लिखा है। लेकिन कुमारपाल जो चरित्र है वो संध्याकर नंदी ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है हेमचंद्र सूरी ने। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे किसने लिखा है? तो हेमचंद्र सूरी। ठीक है, ये कई बार एग्जाम्स में अलग अलग जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनमें पूछा गया है। ठीक है, हेमचंद्र सूरी। इसको मैं जो आपको टेलीग्राम में जो PDF दूंगा वहाँ पे इसके आंसर भी मैं हेमचंद्र सूरी लिख के दे दूंगा। ठीक है, वही जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाएगी आंसर के साथ, तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। आप PDF देख लेंगे। ठीक है, और जो आंसर के जो इंग्लिश की नीड रहेगी यदि, तो मैं एक्सप्लेन इंग्लिश में भी कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है भोजपति से।
तो सवाल है कि जो भोगपति है वो कौन था? तो वो एक क्षेत्रीय इकाई का राज्यपाल, एक विश्व का राज्यपाल, पुलिस अफसर या शाही महल का प्रभारी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक क्षेत्रीय जो इकाई है उसका जो राज्यपाल होता है उसे भोगपति कहा जाता है, ठीक है, भोगपति उसे कहा जाता है। किसके उपदेशों ने समाज में निम्न जातियाँ और स्त्री के स्तर को ऊंचा उठाया था? ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है, चैतन्य, रामानंद, अगस्त्य या चंद्रबरदाई। तो ये जो सवाल है इसमें कन्फ्यूज़न है, ठीक है, इसमें रिसर्च की आवश्यकता है। तो जब मैं अच्छे से इस पर रिसर्च कर लूँगा, जो कई सारे बुक्स हैं उनमें इसके जो आंसर्स को मैं देख लूँगा, तभी मैं ये बता सकता हूँ। तो इसे डाउट में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो कई बार ये पूछा गया है, तो वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। भारत में जो क्षेत्रज पुत्र किसे कहा जाता है? ठीक है, जो प्राचीन भारत में क्षेत्रज पुत्र है वो किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नियोग प्रथा से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे क्षेत्रज पुत्र कहा जाता है। ये जो प्रथा है ये होता है कि जब जो स्त्री है उसका जो पति है, वो हस्बैंड जो है वो बच्चे पैदा करने में जब असमर्थ होता है, तो पराये जो पुरुष है उनसे जब पर पुरुष जिसे कहते हैं पराया पुरुष, उससे जब पुत्र की प्राप्ति होती है, उससे जब संभोग करने के बाद जो पुत्र की प्राप्ति होती है, तो वो नियोग प्रथा कहलाती है। खास करके ये चलती थी कब? जब खास करके जो देवर हुआ करता था ना, तो प्राचीन काल में ये व्यवस्थाएं चलती थी, ठीक है। बाकी अभी ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार में को कौन सा नियंत्रित करता था? तो शाहाने मंडी जो होता था वो विभाग वो बाजार को नियंत्रित करता था। ये आसान सा सवाल है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अकबर को भारत में राज्य करने वाला उदात्त सम्राट बताया था किसने? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे भी मैं जो देखने के बाद ही बता सकता हूँ। तो ये कंफ्यूजन में है, इसे आप डाउट में रखेंगे 15 नंबर सवाल को, ठीक है। इससे पहले मैंने एक और डाउट में सवाल को रखा है। किस शिलालेख में अशोक ने दूसरे संप्रदायों को भी आदर करने को कहा है? ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो आपके जो दूसरे संप्रदाय होते हैं, जैसे आप हिंदू धर्म के हैं तो और संप्रदाय हैं, सिख हो गया, जो ईसाई हो गए हैं, तो ये सारे जो संप्रदाय हैं उनको भी आदर अपने को करनी चाहिए। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है वो इंस्क्रिप्शन 12th में इसकी बात की गई है। अजंता में जो गुफा चित्र है वो अधिकांशतः किसमें है? तो अधिकांशतः जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म अजंता जो है वो महाराष्ट्र में है, ये आप जानते होंगे। वही चीज़ें हैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आप PDF से पढ़ सकते हो कि भोगपति जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि किसने अपनी बहुत सी प्रेम कविताओं को, ठीक है, अपनी बहुत सी प्रेम कविताओं को भगवान कृष्ण को समर्पित किया था? तो वो रश खान ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, रश खान। सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक ने किस नाम से संस्कृत लेखों को फारसी में अनुवाद करवाया था? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो संस्कृत लेखों को फारसी में अनुवाद करवाया था वो किस नाम से करवाया था? नेक्स्ट सवाल है कि सर्वाधिक जो प्राचीन भारतीय दर्शन का रूढ़िवाद स्कूल है वो कौन सा माना जाता है? तो न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा। तो जो सांख्य दर्शन है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। किस वर्ष जो नागरिक सेवाओं की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को आयु जो सीमा थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी? तो ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 1876 ईस्वी, ठीक है। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम का जो किसने कहा था कि हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र है? मतलब जो 1857 की क्रांति है वो हिंदू मुस्लिमों का एक षड्यंत्र था ब्रिटिशों के विरुद्ध। ये किसने कहा था? तो ये सर जेम्स ऑट्रम ने कहा था, ठीक है, सर जेम्स ऑट्रम ने। नेक्स्ट जो सवाल है वो कौन सा जो इसमें है वो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है सही? ये कई सारे ऐसे सवाल इसमें पूछे गए थे, मैच द फॉलोइंग और सुमेलित नहीं है सही, काफ़ी सवाल आपको इनमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पुस्तक दी गई है, यहाँ पे उनका फारसी में अनुवाद जो किया गया है वो दिया गया है। मतलब मध्यकाल से अच्छे खासे सवाल इसमें पूछे गए थे। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो किसने किया था? तो नकवी खान ने किया है, ये सही है, ठीक है। रामायण का जो फारसी अनुवाद है वो किसने किया है? तो अबुल फजी ने किया है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबुल फाजी,
ठीक है, अबुल फाजी ने किया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अबुल फाजी ने किया है, तो ये सुमेलित नहीं है। अथर्ववेद है वो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया है, और लीलावती जो है अबुल फजल ने किया है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अनुशीलन समिति जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो उदारवादियों के द्वारा, उग्रवादियों के द्वारा, या फिर क्रांतिकारियों के द्वारा? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि उग्रवादियों के द्वारा हुआ या क्रांतिकारियों के द्वारा हुआ, ठीक है। तो ये रिवोल्यूशनरीज जो है उनके द्वारा किया गया। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक है। रिवोल्यूशनरियों के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ना कि उग्रवादियों के द्वारा, ठीक है। तो क्रांतिकारियों यहाँ पे आंसर बनेगा। वही जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। रिवोल्यूशनरीज के द्वारा इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया था। उसके बाद ये कोई भी बच्चा यदि किसी से भी पूछेगा, कोई भी जो जिसने मतलब ABC नहीं जानता हो, जो GK GS का ABC नहीं जानता हो, वो भी ये बता देगा कि पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है वो 1929 में लाया गया था, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी का दांडी मार्च प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया गया था? तो वो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम जो है ये किसने पास किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने पास किया था। जो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम है, इसे किसने लिखा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी, ये सभी जानते हैं। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर ये एक इजी सवाल है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। जैसे कि मैंने बताया, मध्यकाल से सुमेलन से काफ़ी सवाल पूछे गए थे। तो शासक और पत्नी दिया गया है, ठीक है। तो इल्तुतमिश की पत्नी का नाम क्या था? तो उनका नाम था शाह तुर्कन, ठीक है। इल्तुतमिश की पत्नी का नाम शाह तुर्कन था। जो हुमायूं का पत्नी का नाम था वो गुलबदन बेगम नहीं था, ठीक है, वो हमीदा बानो बेगम था, ठीक है। इनकी 3 पत्नी थी, हमीदा बानो बेगम, बेगा बेगम और फिर माह चुकान बेगम, ठीक है। माह चुकान बेगम ये तीनों थे। मैं PDF जब दूंगा तो इन तीनों के नाम आपको यहाँ पे लिख के दे दूंगा, ठीक है। शेर शाह की पत्नी का नाम लॉर्ड मलिका था, और अकबर की पत्नी का रुकैया सुल्तान बेगम था, ठीक है। ये उन्हीं जो क्वेश्चंस हैं उनका इंग्लिश में है, तो आप देख सकते हैं, मैंने साथ साथ में इंग्लिश भी लगा दिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल है वो फिर से सुमेलन से है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है संगठन और उसका स्थापना वर्ष, ठीक है। तो रहनुमाई मजदायन सभा जो थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो 1851 में हुई थी। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद के द्वारा की गई थी। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी, ये भी सही है। लेकिन जो साइंटिफिक सोसाइटी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1864 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो ये आपने पढ़ा होगा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह स्थापना की गई थी, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ही है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से किस ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख जो है वो बोगजकोई अभिलेख में नहीं हुआ है? ये जो बोगजकोई अभिलेख है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अभिलेख है, जो कि जो अरब जो देश हैं, अरब जो रीजन है उसमें मिले हैं, जो कि कहाँ अभी स्थित है? तो अभी टर्किये में स्थित है, ठीक है। तुर्की जो है जिसका नाम अभी चेंज होकर टर्किये हो गया, तो ये टर्किये में स्थित है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र हैं, इनका तो उल्लेख मिलता है, लेकिन जो अग्नि है उनका उल्लेख नहीं मिलता है। इनमें 4 देवताओं जो ऋग्वैदिक कालीन देवता हैं उसका उल्लेख मिलता है, जिनमें इंद्र, वरुण, मित्र और एक जो देवता है वो उनका नाम नास्त्यान है। आपको स्पेलिंग याद रखें, नास्त्यास, ठीक है। तो ये जो नास्त्यास है NASATYAS, ये 4 देवता हैं जिनके जो इंस्क्रिप्शन में उल्लेख मिलता है, जो कि ऋग्वैदिक कालीन है। ये जो बोगजकोई है वो कहाँ है? तो वो टर्किये में है, ठीक है।
हम जो है वो एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री पोर्शन है, मतलब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, तो हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि एनसीईआरटी के जितने भी जो सेक्शंस हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद उनसे जो प्रश्न, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो उसी सेक्शन में हम लोग प्राचीन इतिहास है, उससे हमने अपने जो सेक्शंस है, सीरीज है ये, उसको स्टार्ट किया है। जो प्राचीन इतिहास है इसमें 6th, 9th और 11th के जो एनसीईआरटीज़ हैं, ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हमने इसमें रखने का प्रयास किया है। ये पार्ट 2 है। इसके बाद हम इसमें जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ऐड करेंगे। ये जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उनमें सभी में ये सामान्य अध्ययन के यदि प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, इसमें हम कई सारे सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो आप जो हमारा चैनल है उससे जुड़ जाएं, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट सवाल जो है वो गीता रहस्य के लेखक है वो कौन है, तो ये आसान सा सवाल है। बाल गंगाधर तिलक जो है वो गीता रहस्य उसके लेखक हैं। ठीक है, गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। उसके बाद जो बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था, तो वो कैकोबाद बना था। कैकोबाद बलबन के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। जो नेक्स्ट सवाल है वो पाणिनि कौन थे, तो पाणिनि एक जो व्याकरण है, व्याकरणाचार्य है, ग्रामेरियन थे। ठीक है, पाणिनि व्याकरणाचार्य थे। शारदा सदन की स्थापना किसने की थी, तो शारदा सदन की स्थापना रमाबाई ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, रमाबाई। वही चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाएगी, वीडियो पॉज कर देख सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे मैं PDF जो शेयर करूँगा उससे आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है वो है कि भूकंप की तीव्रता जो है वो कैसे मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए बैरोमीटर बोल रहा हूँ, सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपसे जो फिजिक्स का सवाल है वो पूछा जा रहा है कि एक घूर्णन मंच पर खड़ा व्यक्ति अचानक अपनी बाहों को फैलाकर मंच को धीमा कर देता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति है जो मंच पे बैठा हुआ है उसके बाद जब खड़ा हो जाता है, घूम रहा है, वो मान लिया कि वो घूम रहा है, तो उसके बाद यदि वो खड़ा होकर अपनी हाथों को फैलाता है तो वो धीमी हो जाती है। क्यों धीमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति के बाहों को फैलाने से इसका जो जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। ठीक है, तथा कोणीय वेग घट जाता है। तो ये जो दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों तो सही हैं, लेकिन जो इनकी जो व्याख्या है वो नहीं कर रही है। तो जो अभिकथन है ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, दोनों सही है। अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण ए ऐसा नहीं है। अभिकथन ए सत्य मतलब दोनों सत्य है और जो व्याख्या है वो कर रही है, तो वैसा तो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था व्याख्या वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप से किसको मापते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर से किसको मापते हैं, लक्स मीटर से किसको मापते हैं, थर्मोमीटर से किसको मापते हैं। ठीक है, तो थर्मोमीटर जो होता है वो तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, लक्स मीटर जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। जो हृदय की स्पंदन सुनने के लिए किसका किया जाता है, तो वो स्टेथोस्कोप का किया जाता है। और स्फिग्मोमैनोमीटर से किसका नापा जाता है, तो रक्तचाप को नापा जाता है। तो ए का 1 हो जाएगा, ए का 1, जो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, लक्स मीटर जो 3 का 2 हो जाएगा, और जो 4 है जो थर्मामीटर है उसका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा जो है उसका रासायनिक ऊर्जा, मतलब कि जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में परिवर्तन कहाँ होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस में होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है। ठीक है, जो भू स्थिर उपग्रह है किसी भी ऊंचाई पर घूमता है, स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। और लगभग वो जो ऊंचाई है वो कितनी होती है, तो वो 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, जियो सिंक्रोनाइज जो सैटेलाइट होती है वो 36,000 किलोमीटर पर घूमती है। ठीक है, बाकी वही चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो इंसुलिन है वो कार्य करता है, वो किसके लिए कार्य करता है, तो इंसुलिन जो है ब्लड शुगर उसको घटाता है, जो दृढ़ शर्करा है उसको घटाता है, जो जिसके कारण जब इंसुलिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो आप जानते होंगे वो डायबिटिक पेशेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंसुलिन का कार्य है जो कि एक हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद जो प्रिंटर है
इसका सुमेलन क्या है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, सही है। माउस है जो मेमोरी डिवाइस है, तो नहीं, ये तो कोई भी बता सकता है। माउस एक मेमोरी डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो आंसर हो गया। पेन ड्राइव क्या है? तो डाटा स्टोरेज डिवाइस है। और TFT क्या है? तो ये मॉनिटर है, ठीक है। जो सोल्डिंग वायर होता है उसके मुख्य घटक कौन है? तो जो सोल्डिंग वायर का मुख्य घटक होता है वो PBSN होता है, ठीक है। PBSN ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन जो गैस होता है उसे कम करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय करार था। आसान सा सवाल था, कोई भी बना सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? तो वो क्वांटम कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा आंसर होगा, क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 है उसको सूची 2 से सुमेलित करना है। तो मरकरी जो है वो क्या है? तो मरकरी एक सेमीकंडक्टर है। जो सिलिकॉन है वो मैनोमीटर है। मैनोमीटर जो एक उपकरण है जिससे प्रेशर को मापा जाता है, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंड इंडिकेट प्रेशर, ठीक है। तो ये प्रेशर को मापने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड है वो नमक है, और नाइक्रोम जो है उच्च प्रतिरोध वाला तार है। तो 4 ऑप्शन तो सभी में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप जो सोडियम क्लोराइड है तो 3 यहाँ पे आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो इससे आप छांट सकते हैं। उसके बाद जो ये नहीं होगा, उसके बाद बच जाता है सिलिकॉन और मरकरी। तो सिलिकॉन मैनोमीटर में और मरकरी सेमीकंडक्टर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। वही जो सारी चीज़ें हैं जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ वो भी इंग्लिश में मिल जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है वो निम्नलिखित में से किस धातु है उसे केरोसिन तेल में रखा जाता है? तो ये कोई भी बता सकता है, बच्चा भी एक बता सकता है। सोडियम को रखा जाता है, ठीक, क्योंकि ये जो रिएक्शन कर जाता है एयर से काफ़ी जल्दी से, इस कारण से इसे केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। DDT का पूर्ण रूप कई बार आपको एग्जाम्स में पूछा गया है, ट्राइक्लोरोडाइफिनाइल ठीक है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। एथेन, मीथेन नहीं, याद रखेंगे। कई बार एग्जामों में पूछा गया यह सवाल है कि शहद में निम्नलिखित में से कौन से शर्करा पाया जाता है? तो वो फ्रुक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, फ्रुक्टोज। जो विटामिन सी है, विटामिन सी के कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होती है, तो पहला का ए होगा, ठीक है। विटामिन डी के कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो दूसरा का 3 होगा, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B1 की कमी से B1 बेरी होता है, तो सी का 2 हो जाएगा। और डी का विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेल्मिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से एक आसान सवाल, रेशम कीट का पालन क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट का जो पालन होता है वो इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर बागवानी, और फ्लोरिकल्चर फल से, एपीकल्चर। तो जो एपीकल्चर है वो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है, ये सब आप जानते होंगे। ये इजी से सवाल है, हर एग्जाम्स में आपको देखने को ये मिल जाते हैं, तो इन सवालों से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी इजी सवाल पूछा गया था, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। आप जो PDF है टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है, ओडोमीटर जो है उसका यूज किया किसके मापने में किया जाता है? तो वो दूरी को मापने में किया जाता है, डिस्टेंस को मापने में किया जाता है, ठीक है। बिना चिपकने वाला जो खाना है वो बर्तन में लेपित होता है। जो खाना बर्तन है उसमें कौन सी जो लेपित किया जाता है? वो टेफ्लॉन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कई बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है, पानी का जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी होता है वो कैसा होता है? न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है? तो वो अधिकतम डेंसिटी यहाँ पे होता है। उसके बाद जो डेंसिटी है वो कमते चली जाती है, 0 से 4 के बीच में बढ़ती है, ठीक है। और जो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होती है, उसके बाद जो इसकी डेंसिटी है वो कमते चली जाती है, ठीक है। तो ये टाइमलाइन जो है वो वाटर का है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का आम नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का जो आम नाम है वो कौन सा है? तो ये इनका जो नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है। और जो बेकिंग सोडा, यहीं पे आपको बेकिंग सोडा पूछ देता तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये नहीं पे वर्ड पे ध्यान देंगे। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो नहीं है। हाइड्रोजन एक जो स्वच्छ एनर्जी है, ठीक है, ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसके बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो H2O हो जाता है। जल जो होता है वो बाई
बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन का होता है, पानी होता है, तो इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट जो सवाल है वो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, इजी सा सवाल है, तो ये जो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, भारी जल जो है वो क्या है, तो भारी जल जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर सी। जो जल है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, जो हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं तो उनमें एक जो होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, एक ट्रिटियम ऑक्साइड भी होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है वो D2O होता है, वो भारी जल कहलाता है। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट सवाल है वो प्रोटीन का जो पहचान होता है, वो प्रोटीन को जो टेस्ट होता है वो कौन से टेस्ट से पता चलता है कि बच्चे में प्रोटीन की कमी है, तो बायूरेटिक जो परीक्षण होता है, बायूरेटिक टेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी। इससे पता चलता है कि जो व्यक्ति है उसमें प्रोटीन की कमी है। ठीक है, ये जो आपको ऑप्शन में मिल रहा है डीएनपी जो परीक्षण है, ये टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो डीएनपी का टेस्ट किया जाता है कि कोई ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, उसको कंटेन जो उसको है वो उससे रिलेटेड है कि नहीं है, तो इसके लिए डीएनपी टेस्ट किया जाता है। किसके लिए, तो जो एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप की पहचान के लिए किया जाता है। बेनेडिक्ट नेक्स्ट जो बेनेडिक्ट परीक्षण है इसका उपयोग किया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो रिड्यूसिंग शुगर्स है वो कोई सैंपल जो आपको दिया जाता है उसमें रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, इसके प्रेजेंस को चेक करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो मॉलिस टेस्ट है, तो मॉलिस टेस्ट का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कि कोई भी जो आपको दिया गया है एनालाइट, ठीक है, एनालाइट, उसमें आपको प्रेजेंस चेक करना होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्ब का प्रेजेंस आपको चेक करने के लिए मॉलिस परीक्षण का यूज किया जाता है। तो हमने जो बचे हुए टेस्ट हैं उनको एक्सप्लेन कर लिया कि कौन सी टेस्ट है। ठीक है, इजी से सवाल है, सौर ऊर्जा बनती है किससे, तो वो फ्यूजन से बनती है। ठीक है, फ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, फ्यूजन। जो थायराइड के इलाज के लिए जो आइसोटोप है वो कौन सा यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन है जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, इसको 131 होना चाहिए, 313 आपने पढ़ा होगा, तो ये ऑप्शन प्रिंटिंग में गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, और या तो जो आंसर है वो आंसर की में इसे गलत दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित होता है, तो जो हाइड्रोजन बम है न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन से जब छोटे छोटे जो सब्सटेंस है मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बनाता है तो वो फ्यूजन कहलाता है, और जब बड़े बड़े सब्सटेंस मिलकर छोटे सब्सटेंस में टूट जाते हैं तो वो फिजन कहलाता है। ठीक है, बाकी डेफिनेशंस के और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ध्वनि सबसे तेज किस में होती है, तो आसान सा सवाल है, ठोस में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो फल है वो फल नहीं है, ठीक है, सच्चा फल, ट्रू फ्रूट्स नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर ए सेब है। आसानी से आप इसे कर सकते हो। वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। नेक्स्ट सवाल, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये आसान सा सवाल है, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपको उड़ीसा है वो नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। राजस्थान आती है, छत्तीसगढ़ आती है, त्रिपुरा आती है, मिजोरम आती है, ये सब है। जो निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक दरार घाटी मतलब रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, रिफ्ट वैली में कौन सी बहती है, तो नर्मदा और तापी नदी है, जो रिफ्ट वैली में बहती है। एक दामोदर भी आप याद रखें, दामोदर नदी भी रिफ्ट वैली में बहती है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी डी होगा, ताप्ती नदी। इन जो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकटक जो झील है, वो आसान सा सवाल, लोकटक झील मणिपुर में है। लद्दाख श्रेणी का महत्वपूर्ण दर्रा है, इनमें से कौन सा दर्रा है जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है खारदुंगला दर्रा, ये जो है वो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि लद्दाख में ये कौन कौन से दर्रे हैं, तो खारदुंगला भी लद्दाख में है और जोजिला भी लद्दाख में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकते हो, लेकिन जो हमसे पूछा जा रहा है वो लद्दाख श्रेणी पूछा जा रहा है, ना कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख में कौन सी है। ये लद्दाख श्रेणी है, ये हिमालय का एक पार्ट है, तो वो हमसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर होगा, खारदुंगला। ठीक है,
तो हमारा जो खरदुंगला होगा वहीं बनिहाल दर्रे की यदि बात करें तो बनिहाल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और जो फोटुला दर्रा है, ठीक है, जो फोटुला दर्रा है ये भी जो है वो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ये भी हिमालय रेंज में आती है, ठीक है। तो ये भी जम्मू कश्मीर में फोटुला दर्रा स्थित है। इसे या तो फोटुला बोले या फाटुला, दोनों जो है वो माउंटेन पास है, वो श्रीनगर लेह हाईवे पे ही है, जो कि जास्कर रेंज में है, ठीक है। तो फोटुला दर्रा जास्कर रेंज में है, बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये भी जास्कर रेंज में है। उसके बाद जो जिला है वो लद्दाख में ही है, ठीक है। जो जिला जो है वो लद्दाख में ही है, जो कि यूनियन टेरेटरी है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित चोटियों में से कौन सा है कि जो भारत में स्थित नहीं है। कई बार बिहार दरोगा में पूछा गया और बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कॉमेट जो दिया गया है ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। बाकी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। ये भी नेपाल में कई जगह जो आपको यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये इसे नेपाल और सिक्किम दोनों में माना गया था, ठीक है। नेपाल और सिक्किम दोनों में माना गया था। बाकी एग्जैक्ट एकदम नेपाल में ये आंसर बनता है, इसीलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे। नन्दा देवी उत्तराखंड में और धौलागिरी भी उत्तराखंड में स्थित है। तो उसके बाद पूछा जाए कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो संगम स्थान है वो कहाँ है। कई बार आप एग्जामों में ये आते रहता है। जो प्रयाग होते हैं, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, मैं उसकी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे बना के दे दूंगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये इसका आंसर जो होगा वो देवप्रयाग होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो पूर्वी घाट का सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो हमसे पूछा जा रहा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है कि महेंद्रगिरी, एक जो महेंद्रगिरी है वो कहाँ पे स्थित है, तो एक महेंद्रगिरी आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा प्रश्न है वो पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी पूछा रहा तो वो महेंद्रगिरी होगा, ठीक है। उसके बाद जो अनाई मोदी है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और वो भी दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो दोदा बेटा है। और दोदा बेटा के किसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट है उसकी दोदा बेटा है। और जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनामी मोदी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो दोदा बेटा है। आप कंफ्यूज ना करें, मैंने जो फैक्ट्स है उन्हें ही बस बताया है। नेक्स्ट जो सवाल है वो वेनगंगा और पेनगंगा सहायक नदी किसकी है, तो आप कंफ्यूज ना करें। वैसे कंफ्यूज करने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं यहाँ पर दिया है, तो आसानी से आप गोदावरी इसका टिक कर सकते हो। गोदावरी नदी के ये सब सहायक नदियाँ हैं। आपको गंगा दे देती तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते थे। उन्हीं जो चीज़ें हैं उन्हीं को यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंग्लिश में भी, तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। जो आप इसके लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि खान जो माइंस है और उनके जो राज्य में कौन से स्थित में कौन से राज्य में वो स्थित हैं, तो दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश। पहले ही गलत हो गया। कौन नहीं जानता है कि दंतेवाड़ा जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका आंसर बनेगा। उसके बाद जो सुंदर है वो कर्नाटक में है, नावमुंडी झारखंड में है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र कौन सा है, तो हुगली औद्योगिक कोलकाता हावड़ा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता कोन्नार। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कोलकाता हावड़ा, ठीक है, कोलकाता हावड़ा। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक है जो कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आप गुजरात के साथ ही जाएंगे, ना कि महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। तो गुजरात इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। उत्तर मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपसे पूछा रहा है, तो ये प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत में जो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, प्रोड्यूसर अबरक का सबसे बड़ा कौन है, तो वो आंध्र प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। कई जगह आपको झारखंड मिल सकता है लेकिन वो गलत है, आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा भूतापीय ऊर्जा का संबंधित है, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। थर्मल जो एनर्जी है उससे संबंधित है, तो वो गर्म झरने हो जाएंगे, हॉट स्प्रिंग हो जाएंगे, ना कि ज्वार। ज्वार जो है वो टाइडल एनर्जी होता है, वो हमसे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर गर्म झरना होगा। उसके बाद पूछा है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक है जो स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक्ड है, ठीक है, स्थल रुद्ध बंदरगाह है, तो वो विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हैं उनको इंग्लिश में भी यहाँ पे दे दिया गया है, आप इंग्लिश में यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ये PDF, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसके
उसके बाद जो हमारा थोड़ा करंट अफेयर का सवाल आ जाता है, तो आप देख लेंगे करंट अफेयर। जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का है वो किसने जीता था? तो आसान सा सवाल, अर्जेंटीना ने जीता था। उसके बाद पूछ रहा है कि गणतंत्र दिवस है, जो रिपब्लिक डे का जो समारोह हुआ था 2023 में, उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो वो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी इसका आंसर होगा। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से आयोजित एक समारोह में विजिट इंडिया ईयर 2023 का शुभारंभ किसने किया था? तो ये जी किशन रेड्डी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, जी किशन रेड्डी। ये जो करंट अफेयर्स है ये बीपीएससी के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि ये 2023 के ही करंट अफेयर इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद पूछा गया है कि जो लिथियम जम्मू कश्मीर में मिला था, जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी न्यूज़ बना था, तो वो कितना था वो आपसे पूछ दिया है। तो एग्जैक्ट डाटा तो 5.9 मिलियन टन था। ठीक है, 5.9 मिलियन टन था। उसके बाद जो 2023 का स्थापना 28 फरवरी को हुआ था, भारतीय ऊर्जा सप्ताह है, वो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका आंसर होगा, बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, बेंगलुरु। नेक्स्ट जो सवाल है वो 6 से 8 जनवरी 2023 को पणजी में आयोजित पर्पल फेस्ट किसके कल्याण का उत्सव था? तो ये जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी थे उनके लिए था, तो विकलांगों लोगों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। अप्रैल 2023 तक भारत में आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 23। ठीक है, वही चीज़ें हैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाएगी, तो समस्या आपको नहीं होने वाली है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद जो करंट अफेयर का सवाल ही है, लेकिन स्टैटिक पार्ट में ये आ जाता है कि नीति आयोग के जो है सीईओ आपसे पूछ रहा है, तो वो बीबीआर सुब्रमण्यम है, नए बने हैं। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ। ठीक है, सरकार की किस प्रणाली का सरकार को वेस्ट माइंड मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, वेस्टर्न मिट्स मॉडल के, तो संसदीय जो प्रणाली है उसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी वेस्ट मिंस्ट्रल मॉडल, याद रखें, वेस्ट मिंस्ट्रल मॉडल, तो वो संसदीय प्रणाली को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल से जनवरी 2022 में कुल निर्यात वस्तुओं और सेवाओं का जो एक्सपोर्ट हुआ था उसमें की वृद्धि थी, एक्सपोर्ट की वृद्धि कितनी थी? तो 17.33% इसकी वृद्धि हुई थी। उसके बाद पूछ रहा था कि पितृपक्ष मेला है वो किस नदी पर आयोजित किया जाता है? तो पितृपक्ष मेला गया में आयोजित किया जाता है। बिहार के जितने भी छात्र होंगे वो ये जानते होंगे। ठीक है, तो ये गया में, और गया में कौन सी नदी है? तो गया में फल्गु नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने सभी चालू मैन होलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो कौन सा है? तो जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर केरला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश एशियाई फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2023 की मेज़बानी करेगा? तो वो कतर करेगा। ठीक है, ये फीफा का भी मेज़बानी किया था, तो ये एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट का भी करेगा कतर। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल का दिग्गज पेले जो है वो, जिन्हें ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है, उनका निधन हो गया 82 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो वो कहाँ के थे? तो वो ब्राज़ील के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ये बिहार दरोगा में भी पूछा गया था कि पेले जो है वो किस खेल से संबंधित हैं। तो जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो इंग्लिश में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि मधुशाला जो है उसके लेखक कौन है? तो कई बार ये सवाल बिहार दरोगा में भी आपको देखने को मिलेगा। तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, उसके बाद जो इफ़को के नैनो यूरिया लिक्विड जो फर्टिलाइज़र प्लांट है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो वो ऑप्शन नंबर डी झारखंड में स्थापित किया गया है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए यूथ 20 इंडिया जो समिट है इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो ये जो बड़ोदरा का महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय है वो इसका मेज़बानी करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। उसके बाद 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए कौन सा मोबाइल ऐप किया गया था? सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, बीएसएफ के लिए, तो वो कौन सा था? तो वो प्रहरी ऐप था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो है जनवरी 2023 में भारतीय सेना ने त्रिस्कारी प्रहार संयुक्त परीक्षण अभ्यास जो है वो कहाँ आयोजित किया था? तो वो उत्तरी बंगाल में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, उत्तरी बंगाल।
दिसंबर 2022 में विज्ञान और अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है प्रभु चंद्र मिश्रा, कनक शाह, सलीम अली और हरि ओम श्रीवास्तव। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभु चंद्र मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा प्रभु चंद्र मिश्रा। ठीक है, प्रभु चंद्र मिश्रा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रभु चंद्र मिश्रा। तो इस तरह से हमने जो प्रश्न है 100 प्रश्नों को देख लिया है। ठीक है, उसके जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी वहाँ हमने एक्सप्लेन भी किया है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि पेपर जो है वो काफ़ी आसान था, टफ़ तो नहीं बनूँगा, इजी था, इजी से मॉडरेट ले सकते हैं। इजी पेपर, मैं तो इजी कहीं कहूँगा। तो आप जो पेपर है उसे जो डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर की के साथ, तो आप इसे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो उससे जुड़ जाएँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हमने जो PCS सीरीज़ है उसमें दूसरा टेस्ट देख लिया है। ठीक है, ये दूसरा है BPSC जुडिशरी का जो पेपर 32 का हुआ है उसको हमने देखा। इससे पहले हमने असिस्टेंट के पेपर को देख लिया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी जो 69 BPSC है उसके प्री में। ठीक है, इसीलिए मैंने इसी को टारगेटेड करके ये स्टार्ट किया है ये सीरीज़। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपके जो 69 BPSC का प्री होने वाला है उसमें निभाएगी। आशा करता हूँ आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई किसी भी आंसर में किसी भी प्रकार का संशय हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर बता सकते हैं कि यदि आपको कोई प्रश्न में उत्तर में आपको दिक्कत हो रही है तो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं जिससे वो हमसे जुड़ सके और हमारा जो कंटेंट है उससे लाभ लेकर अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से ये हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।